So today we are going to study a very beautiful poem, and this poem name is Throwing a Tree, and it was written by Thomas Hardy. Throwing means here like to cut down. Throwing का यहाँ पे मीनिंग है किसी चीज को काटना, बेसिकली कोई ट्री को काटना. So throwing a tree, this is a poem name. So we are going to study this beautiful poem. Let's warm up first. Tree protection is very important part of environmental protection. So author wants to say us, tree protection is very important part, यानी कि ट्री को प्रोटेक्ट करना environment को प्रोटेक्ट करने का सबसे important part है. Find out which trees can't be cut without the approval of the government. So do you know some trees are here which can't be cut if we don't take permission from our government? So we should take permission before cutting some trees are there. Second point, what steps can a neighborhood community take to protect its trees? तो जो हमारी नेबरहुड कम्युनिटीज हैं, हमारे आसपास की जो कम्युनिटीज हैं, वो क्या स्टेप ले सकती हैं, क्या काम कर सकती हैं इन ट्रीज को बचाने के लिए? सो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट पॉइंट, दिस पोएम डिस्क्राइब हाउ अ ट्री that is some 200 years old is cut down within 2 hours by 2 woodcutters. So basically in this poem we will study about a tree that is 200 years old. हम एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग 200 साल पुराना है, and how 2 woodcutters cut that tree, और कैसे 2 woodcutters उसको कट कर देते हैं, वो सारे प्रोसेस को हम समझेंगे इस पोएम के अंदर, राइट? Now let's start to understand this poem. But before making you understand this poem, first of all, I want to make you understand some difficult words of this poem. So please come on the next page, page number that is 111, means 111, 111. Come on this page. First word is executioners. Executioners means like an executioner is a person who carries out death sentences by hanging or shooting those who are condemned to die. It means executioners is ऐसे लोगों को कहा जाता है जो किसी को हैंग करते हैं, फांसी पर लटकाते हैं या शूट करते हैं, गोली मारते हैं, जिसको मौत की सजा सुनाई जाती है, यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जल्लाद जो होते हैं जो फांसी पर लटकाते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सक्यूशनर्स. बट यहाँ पे इस पोएम के अंदर एक्सक्यूशनर का मतलब है कि 2 वुड कटर्स, यानी कि पेड़ को काटने वाले लोग, राइट? नेक्स्ट वर्ड है स्टोक. स्टोक मीन्स लाइक वॉक लाइक हंटर्स क्वाइटली बट अबाउट टू कॉज ग्रेट हार्म. इट मीन्स लाइक वॉक, यानी कि चलना, किसी हंटर की तरह चलना, राइट? नेक्स्ट इज नोल्स. नोल्स मीन्स स्मॉल राउंडेड हिल्स, यानी कि हिल्स को कहा जाता है नोल्स. नेक्स्ट इज heavy heads. Heavy heads means a large metal heads of the axis, यानी कि जो कुल्हाड़ी होते हैं उनकी आगे वाले जो मुंह होते हैं, सिर होते हैं, उनको बोला जाता है heavy heads. नेक्स्ट बोल्स. बोल्स मीन्स द ट्रंक ऑफ ट्रीज. ट्रीज की जो ट्रंक होते हैं, तना. So next word is that bears the death mark on its side, has a mark drawn on its side to indicate that it was meant to be cut down. यानी कि कोई किसी चीज को ऐसा मार्क दे देना, निशान दे देना जिसको हमने काटना हो. यानी कि जिस इस पोएम के अंदर एक ट्री को मार्क दे दिया गया था, यानी कि उसको निशानी लगा दी गई थी कि इस ट्री को हमें काटना. नेक्स्ट, डोफ मीन्स टेकन ऑफ, मीन्स किसी चीज को उतारना, जैसे हमें शर्ट उतारना, टी शर्ट उतारना, दैट्स कॉल्ड डोफ. नेक्स्ट इज गैश. गैश मीन्स डीप वाउंड, यानी कि कोई गहरा कट, कोई गहरा जख्म. नेक्स्ट इज ह्यून. ह्यून मीन्स कट, यानी कि काटना. नेक्स्ट वर्ड इज दैट टू हुक अपवर्ड अ रोप, टू टेक अ रोप अराउंड इट्स ब्रांचेस सो दैट इट
कैन फॉल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी ट्री के ऊपर चारों तरफ उसको रस्सी से बांध देना और उसको खींचना एक तरफ ताकि वो किसी एक डायरेक्शन में गिरे, यानी कि बांधना। स्टेइंग पावर्स, एबिलिटी टू कीप गोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि ऐसी पावर जिसके थ्रू हम स्टे कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, दैट्स कॉल्ड स्टेइंग पावर, राइट। नाउ कम ऑन द बैक पेज, throwing a tree, this is a poem name, and now we are going to study this poem. Please listen carefully. The two executioners stalk along over the knolls. दो executioners यानी कि दो wood cutters चलते हैं knolls के ऊपर, एक hills के ऊपर चल के जा रहे होते हैं, bearing two axes with heavy heads shining and white. वो bearing कर रहे होते हैं, यानी कि उनके पास होती हैं two axes, दो कुल्हाड़ी उनके पास होती हैं, और उनके जो हेड होते हैं, उस कुल्हाड़ी के जो मुंह होते हैं, बहुत शाइन कर रहे होते हैं और बहुत वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। And a long limb, two handles so toothed for cutting great balls. तो उनके पास एक सो भी होती है, सो एक सी की सेकंड फॉर्म होती है सो, सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे जो सो है उसका मीनिंग है आरी, तो उनके पास एक आरी भी होती है जिसपे दो हैंडल लगे होते हैं और उसके जो दांत होते हैं उस आरी के बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उस बोल्स को, उस ट्री के तने को काटने के लिए उनके पास वो आरी भी होती है। And so they approach the proud tree that bears the death mark on its side. तो इस तरह वो उस प्राउड ट्री के पास पहुंचते हैं। प्राउड का मतलब है कि उसको यानी कि एक ऐसा ट्री जिसको गर्व होता है अपने 200 साल पूरे होने पे, वो कहता है, ऑथर कहता है कि वो इस तरह का प्राउड ट्री होता है, और वो उसके पास पहुंचते हैं, उस ट्री के पास जिसको मार्क कर दिया जाता है कि इस ट्री को अब कटना है, यानी कि उस ट्री को अब काटना है किसी ने, राइट। Next stanza, jackets doffed. The swing axes and chop away just above ground. वो अपनी जैकेट्स को डोफ कर देते हैं, उतार देते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पता लगता है कि वो दिन थे जो विंटर्स के थे। The swing axes and chop, वो अपनी एक्सिस को स्विंग करते हैं या झुलाते हैं, यानी कि उसको मारते हैं उस ट्री पे, और चॉप करते हैं यानी कि टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, जस्ट अबोव ग्राउंड, और ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर वो यहाँ पे काटना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सिस से। एंड द चिप्स फ्लाई अबाउट लाई वाइट ऑन द मोस एंड फॉलन लीव्स। और जो जब वो काटना स्टार्ट करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, तो जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कटने, जब वो काटते हैं ट्री को, छोटे छोटे जो पार्ट्स निकलते हैं काटने से, तो वो चिप्स की तरह फ्लाई करते हैं इधर उधर, जिस तरह हम चिप्स खाते हैं, तो उसी तरह वो चिप्स से निकलते हैं उसमें से, और वो व्हाइट कलर के होते हैं। और वो जो मोस होती है, मोस यानी कि जो काई होती है, जो अर्थ पे जो ग्रीन कलर की काई होती है, ग्रीन कलर का हल्का हल्का जो छोटा छोटा घास होता है उस पे, और जो फॉलन लीव्स होते हैं उस पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। Till a broad deep gash in the bark is hewn all the way round. वे तब तक उसको काटते रहते हैं जब तक उस पे, उस ट्री के चारों तरफ एक गहरा खड्डा नहीं बन जाता, एक गहरा घाव नहीं बन जाता, तब तक उसको, ट्री को चारों तरफ से काटते रहते हैं। And one of them tries to hook upward a rope which at last he achieves. और उनमें से, इन दोनों में से एक पर्सन क्या करता है, उस ट्री के ऊपर, उसकी ब्रांचेस के ऊपर उसको रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, ताकि वो उस ट्री को एक डायरेक्शन में घेर सके। जब वो कटने वाला हो तो जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं उस ट्री को घेरना, तो उस डायरेक्शन में वो उस ट्री को घेर सके। तो इसलिए उन दोनों में से एक रस्सी को उस ट्री के ऊपर वाले पार्ट पर बांधता है, बांधने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, द सो देन बिगिंस टिल द टॉप ऑफ द टोल जायंट शिवर्स। शिवर्स का मतलब होता है कांपना। जिस तरह हमें जब ठंड लगती है, सर्दियों में हम कितना कांपते हैं, तो वही वही कहलाता है शिवर। तो जो सो होती है, आरी होती है, उस पर चलना स्टार्ट होती है, वो उसको आरी से काटना स्टार्ट करते हैं। उस आरी के काटने से उस ट्री का जो, उस बड़े से जायंट से ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टोल, यानी कि सबसे ऊपर टोल सा जायंट ट्री होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, आरी के काटने की वजह से वो शिवर करने लगता है, वो हिलने लगता है। द शिवर्स आर सीन टू ग्रो ग्रेटर विच ईच कट देन बिफोर। जैसे उसको काटते रहते हैं, जो शिवरिंग होती है उसकी, यानी कि वो जो ट्री होता है वो और ज्यादा शिवर करने लगता है। जैसे जैसे उसको काटने लगते हैं तो वो शिवर करने लगता है, उसकी जो शिवरिंग होती है वो बढ़ने लगती है।
They edge out the saw, tug the rope, but the tree only shivers. वो एज आउट करते हैं सो को, यानी कि एज आउट का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, वो और दबाना स्टार्ट कर देते हैं और जोर लगाना स्टार्ट कर देते हैं सो पे, उसको अच्छे से काटने के लिए ट्री को, और टग द रोप, और उसको रस्सी को टग करते हैं। टग का मतलब होता है झटके से खींचना, खींचने की कोशिश करते हैं उसको, बट द ट्री ओनली शिवर्स, परंतु वो ट्री इतना मजबूत होता है, इतना कटने के बावजूद भी वो जस्ट शिवर करता है, कांपता है हल्का हल्का, बट वो गिरता नहीं है। एंड नीलिंग एंड सोइंग अगेन, वो दोबारा उसको झुकाना शुरू कर देते हैं और सोइंग उसको काटना शुरू कर देते हैं उस आरी से, वो काटते रहते हैं, उसको झुकाते रहते हैं, खींचने की कोशिश करते रहते हैं। दे स्टेप बैक टू ट्राई पुलिंग वंस मोर, और वो एक बार पीछे हटते हैं, उसको खींचने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो एक डायरेक्शन में है, वो गिर जाए। देन लास्टली द लिविंग मास्ट स्वेज। मास्ट का मतलब होता है कोई खंबा, कोई पिलर, तो जो लिविंग मास्ट होता है यानी कि वो खंबा, यानी कि वो ट्री स्वेज करता है, यानी कि एक तरफ वो गिरने लगता है, ढहने लगता है। फर्दर स्वेज विद द शाउट, और फिर वो आगे गिरता है और एक शाउट के साथ, एक आवाज के साथ वो गिरता है। जोब एंड ईके रश असाइड, बताया गया कि उसमें 2 पर्सन थे, जो 2 वुड कटर्स थे, उनके यहाँ पे नाम बताए गए हैं, जोब एंड ईके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, जहां कहीं भी किसी सेंटेंस के बीच में अगर कोई वर्ड आता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि वो नेम होता है। आप देख सकते हो कि जॉब का फर्स्ट लेटर जे कैपिटल है, बट वो सेंटेंस की स्टार्टिंग है, उसकी वजह से हो सकता है। बट नेक्स्ट देखो, जॉब एंड ईके। ईके मतलब यहाँ पे जो आई लेटर है वो कैपिटल है, इट मींस दैट इज नेम। सो जोब एंड ईके रश असाइड, वो एक साइड हो जाते हैं ताकि उनके ऊपर वो ट्री ना गिरे। रीच द एंड ऑफ इट्स लॉन्ग स्टेइंग पावर, और उस ट्री के एंड तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो ट्री गिरता है, यानी कि उससे दूर हट जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो उसको ना छू सके, वो ट्री उसको कोई हानि ना पहुंचा सके, इस तरह वो उस ट्री से दूर हो जाते हैं। द ट्री crashes downwards, it shakes all its neighbors throughout। जब वो ट्री नीचे गिरने लगता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो वो क्या करता है ट्री, वो इतना भारी होता है, इतना बड़ा होता है, इतना जायंट होता है कि उसके नेबर्स में जो भी चीज होती है, जो भी ट्रीज होते हैं, सब ट्रीज को हिला देता है। वो ट्री जो वो गिरने लगता है, जो क्रैश होता है, धरती पे टकराता है, तो वो क्या करता है, सबको हिला देता है, शेक कर देता है। And 200 years steady growth has been ended in less than 2 hours। तो फिर ऑथर कहते हैं कि 200 साल पुराना वो स्टडी, बिल्कुल सीधा सा जो ग्रोथ हुई पड़ी थी, जो एक वो ट्री बना हुआ था, एक खंबा सा बना हुआ था, अब वो एंड हो जाता है, उसका वो खात्मा हो जाता है सिर्फ 2 घंटों में, राइट। So this is all about this beautiful poem, and I hope you must have understood about this poem. Basically about a tree, how a tree was cut in 2 hours. This, all the activities was described in this. So once again, let's read the difficult words so that understanding will be very clear in our mind. First word was that executioners means like wood cutters. Next, stoke means walk. Knolls means like heels. Heavy heads means the upper part of any axis. Boles mean trunk, means like branches of tree. Bears the death mark on its side, which is decided that this tree will be cut. So that is called bears the death mark on its side. Doff means like a takeoff, it means like a put off. Gash means deep wound, gehra jakham. Hewn means cut. To hook upward a rope means tie a rope. Staying power means ability of staying. So these were the difficult words of this chapter, this poem. So now let's understand the question answer of this poem. First question is that, answer these questions. First question, who are the two men? वो 2 व्यक्ति कौन थे, यानी कि 2 वुड कटर्स थे, वो कौन थे, मैं बताना है कि वुड कटर्स थे। नेक्स्ट, why are they walking towards the tree? उस ट्री की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे थे? We need to reply here. Second question, what are they holding in their hands? वो अपने हाथ में क्या पकड़े हुए थे, यानी कि 2 जो वुड कटर्स थे उनके हाथ में क्या था? Third question, how does the tall tree react to the sowing? जब सोइंग होने लगी, यानी कि जब उसको आरी के द्वारा काटा जाने लगा, तो उसने किस तरह का रिएक्ट किया, उस ट्री ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस विद ईच कट? हर एक कट के बाद क्या होता था, यानी कि जब उस ट्री को आरी से काटा जाता था तो क्या होता था? क्वेश्चन नंबर 5,
when the tree finally falls, what effect does it have on the neighboring trees? तो जब वो ट्री को फाइनली वो गिर दिया जाता है तो जो उसके आसपास के नेबरिंग ट्रीज होते हैं उनके साथ उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? यू हैव टू लेट अस नो. थिंक एन आंसर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम? अब पोएम के टाइटल से क्या समझते हो, आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? व्हाई डू यू थिंक द पोएट चोज दिस टाइटल फॉर अ पोएम अबाउट कटिंग अ ट्री? तो आपको क्या लगता है कि पोएट ने इस टाइटल को क्यों चूज किया है, यानी क्यों सिलेक्ट किया है एक ट्री के काटने के बारे में? सो यू नीड टू राइट द आंसर इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. क्वेश्चन सेकंड, the names of two woodcutters are mentioned only in the last stanza. Why do you think the poet has done this? जो पोएट ने जो टू वुड कटर्स थे उनका जो नेम मेंशन किया है बिल्कुल लास्ट के स्टेंजे में मेंशन किया है. आपको ऐसा क्यों लगता है, यानी कि आपको क्या लगता है कि पोएट ने ऐसा क्यों किया होगा? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक द पोएट्स इंटेंशन वाज व्हेन ही रोट द लास्ट लाइन? तो आपको क्या लगता है कि पोएट की इंटेंशन क्या होगी, उसका इरादा क्या होगा जब उसने वो लास्ट लाइन लिखी? क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट हैज मेड अ स्टेटमेंट थ्रू दिस पोएम. तो पोएट ने एक स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट लिखी, एक स्टेटमेंट बताई है इस पोएम के द्वारा. व्हाट इज इट? वो क्या है? डू यू अग्री विद इट? क्या तुम उस बात से अग्री करते हो? यानी कि हमें ये बताना है कि पोएट इस पोएम के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है, और क्या तुम वो बात समझते हो? नेक्स्ट, discuss in the class. So dear students, I just keep telling you, we are not in the class, so this question you can discuss with your family members. Can you imagine the earth without plants and trees? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जो अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी जो हमारी है, उस पे प्लांट्स ना हो और ट्रीज ना हो? What would happen if all the plants and trees in the world disappeared overnight? क्या होगा कि एक ही रात में अगर इस धरती से सभी ट्रीज और प्लांट्स खत्म हो जाएं तो क्या होगा? Would human life be able to survive? क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या इंसान जीवित रह पाएंगे? So you have to think and you have to write the answer of this in your practice notebook, right? Come on, the appreciation. The poet uses a metaphor when he introduced the two men. To whom does he compare the men? तो उत्तर कहते हैं, उत्तर हमसे पूछता है कि पोएट ने यहाँ पे एक मेटाफर नाम की पोएटिक डिवाइस को यूज किया है. वो उस मैन को किससे कंपेयर करते हैं? पहले तो हमें ये समझना है कि मेटाफर क्या होते हैं. देखो, मेटाफर एक लिखने का या बोलने के स्टाइल को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइस. किसी बात को लिखने या बोलने के स्टाइल को बोलते हैं मेटाफर. वो स्टाइल क्या होता है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, तो वो कंपेयर करने का स्टाइल कहलाता है मेटाफर. जैसे मैं कहता हूं, देखो सपोज करो कि मिल्खा सिंह ना, हमें पता ही है कि मिल्खा सिंह बहुत तेज भागते हैं, उनकी रनिंग बहुत अच्छी है. तो अगर मैं कहता हूं कि मिल्खा सिंह टाइगर की तरह भागते हैं, मिल्खा सिंह टाइगर की तरह भागते हैं, तो वो हम उसको मिल्खा सिंह को टाइगर को कंपेयर करते हैं. वो कंपेयर करने का स्टाइल है ना, वो कहलाता है सिमिली. क्या कहलाता है? सिमिली. यानी कि किसी बात को कहने के स्टाइल को या लिखने के स्टाइल को जब हम किससे, सिमिली और मेटाफर, ये दो पोएटिक डिवाइस होते हैं. जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने का स्टाइल कहलाता है सिमिली या मेटाफर, राइट? जैसे मैं कहता हूं कि मिल्खा सिंह टाइगर की तरह भागते हैं, मिल्खा सिंह रन्स लाइक अ टाइगर. तो ये हम जब लाइक वर्ड यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं किसी दो चीजों को, तो वो स्टाइल कहलाता है सिमिली. अब अगर हम लाइक वर्ड ना यूज करके उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज से, तो वो स्टाइल कहलाता है मेटाफर. जैसे मैं कहता हूँ मिल्खा सिंह इज अ टाइगर इन रनिंग, मिल्खा सिंह इज टाइगर रनिंग, ये कंपेयर करने का स्टाइल कहलाता है मेटाफर. अगर मैं ऐसा कहूं मिल्खा सिंह रन्स लाइक अ टाइगर, तो ये कंपेयर करने का स्टाइल कहलाता है सिमिली. तो हमें यहाँ ये बताना है कि पोएट ने दो पर्सन को कंपेयर किया है, किस चीज से किया है, वो हमें बताना है कि वो किससे उसे कंपेयर किया. हमें पता है कि टू वुड कटर्स थे, उस वुड कटर्स को किस चीज से कंपेयर किया था? उनका नाम था एक्सक्यूशनर्स. यानी कि उसने जल्लादों से, यानी कि जो फांसी की सजा होने के बाद किसी को लटकाते हैं, तो दो जो वुड कटर्स थे उसने
पोइट ने उनको उससे कंपेयर किया है, तो इस कंपेयर करने के स्टाइल को बोलते हैं मेटाफर, राइट। नेक्स्ट, यूजिंग इमेजरी, the poet creates a visual image of tree being executed. What are the words and phrases that support this image? तो पोइट ने यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन को यूज करके, अपनी कल्पना को यूज करके यहाँ पे उसने वर्ड्स यूज किए, यानी कि उसको फांसी पे लटकाने की बात कही है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो इस बात को, इस इमेज को सपोर्ट करते हैं, जहां से पता लगता है कि उसने इमेजिनेशन वाले वर्ड यूज किए हैं, यानी कि सच्चाई में वैसा नहीं होता, परंतु उसने इमेजिनेशन के द्वारा वो बातें की हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है एक्सक्यूट, एक्सक्यूट का मतलब होता है किसी को फांसी पे लटकाना, परंतु यहाँ पे तो किसी को फांसी पे लटकाया नहीं गया। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं इस पोएम के अंदर जो रियलिटी में किसी ट्री के काटने के साथ वैसा नहीं होता, और पोइट ने उनको यूज किया है वहां पे, आपने वो बताने, राइट। Next, the poet uses personification, a literary device that uses human qualities to describe an object. Give at least 2 examples of personification used in the poem. Explain why each an example of personification support your answer with important detail from the poem. So यहाँ पे हमें समझना है कि पोएट ने, यानी कि ऑथर ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन डिवाइस क्या होती है? जब हम पोएम के अंदर कुछ लिखते हैं तो उस लिखने के स्टाइल को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। वो स्टाइल कौन सा होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी कि ऐसी चीजें जो इंसान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, इसमें जान नहीं होती, जो जीवित नहीं होती, जब उनको हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे देते हैं, यानी कि ऐसी क्वालिटीज उनको शो करते हैं, देते हैं जिसे जो पॉसिबल नहीं होती, तो उस प्रोसेस को, उस लिखने या कहने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं कहूं कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, तो एक्चुअल में जो कान जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के होते हैं, दीवारों के नहीं होते। सुनने का काम कौन कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि ये इस बात से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम उसको पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि दीवार को हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे रहे हैं, पर्सन की क्वालिटी दे रहे हैं। पर्सन की क्वालिटी किसी को देना, किसी स्टैंजा में बोलना, तो वो प्रोसेस, वो कहने का स्टाइल, वो या लिखने का स्टाइल कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस, राइट। सो आपने कुछ एग्जांपल्स निकालने हैं इस पोएम के अंदर, जहां से आपने ढूंढना है कि पोएट ने पर्सोनिफिकेशन किया है, यानी कि कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जहां पे आपने शो करना है कि वो एग्जांपल्स हैं पर्सोनिफिकेशन की, राइट। So this is all about this beautiful poem. So dear students, if you want to ask any question regarding this poem, so you can raise your hand, then I will try to reply.